दी फोर्थ न्यूज़ पोस्ट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम संतोष निगम। आज के हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर महोबा तिंदवारी क्षेत्र के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, जो कि लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, स्वागत। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि बीजेपी में आने से पहले आरएसएस या एबीवीपी में सक्रिय रहे हैं? मैं मैं अपने बुंदेलखंड के महोबा जनपद के एक किसान परिवार से आता हूं जी। और हमारे पूर्वजों ने जो इस क्षेत्र की सेवा की है जी, वो इतिहास में दर्ज है। हम लोगों लंबे समय से एक विचार के लिए काम करने के लिए हम लोग छात्र जीवन से, विद्यार्थी जीवन से, बल्कि कहें कि जब हम लोग बचपन में, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए जी। फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र जीवन में काम करने का मौका मिला जी। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में 1995 से जी लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। जी सर। और हम लोग हाई स्कूल के पहले से संघ से जुड़े जी। फिर मैं यहाँ पे हमीरपुर जनपद का विद्यार्थी परिषद का प्रमुख रहा जब हमीरपुर महोबा दोनों संयुक्त जिले थे। हाँ जी हाँ। उसमें काम करने को मौका मिला। पूरे जिले से लेकर के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर संगठन ने जहाँ जहाँ जो जिम्मेवारी सौंपी जी जी उसको हम लोग पूरी ईमानदारी, शुचिता, लगन और श्रद्धा के साथ उसको करते रहे। जी जी। अब मैं आता हूँ सर मेन सवाल पर। आप 10 साल से सांसद हैं। पार्टी ने लगातार तीसरी बार आपको टिकट दिया है। अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हमारी पार्टी की नीतियाँ जी और जो जन कल्याणकारी हैं और देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए, देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए जी, हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए, हर क्षेत्र के लिए जी, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो जहाँ हमारा जम्मू कश्मीर हो जी, चाहे हमारा नीचे समुद्री तट हो, केरला का एरिया हो, चाहे हमारा पश्चिम में रेगिस्तानी क्षेत्र हो पाकिस्तान से लगा हुआ, चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट में, चाहे चाइना से, बांग्लादेश से, म्यांमार कहीं से लगा हुआ क्षेत्र हो, पूरे देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया, जो सेवा की, उस सेवा को देश की जनता भली प्रकार से जानती है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से थोड़ा अपने आप को अलग समझते हैं या मैं कहूँ इत्तेफाक रखते हैं, ऐसे लोग भी दबी जमान बंद कमरे में स्वीकार करते हैं कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने जितनी शुचिता और समानता से काम किया, ऐसा दूसरा उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता। ये अद्वितीय ये उदाहरण है कि भारत 140 करोड़ की आबादी का देश, जहां सभी धर्मों के, सभी कोई ऐसा धर्म नहीं जिस धर्म के सभी मान्यताओं को मानने वाले लोग, हर पंथ संप्रदाय के लोग भारत में ना रहते हो और जितने प्रेम से अच्छे तरीके से रहते हैं, जितना विकास हो रहा है, विकास की जो गति है वो हिंदुस्तान के लोगों ने आज से 10 साल पहले इतनी तेज रफ्तार कभी नहीं देखी थी। मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की जनता बहुत प्रचंड बहुमत के साथ उनको देश का प्रधानमंत्री बना रही है। और हम लोग बिल्कुल जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि हम लोग निरंतर लगातार काम करने वाले लोग हैं और बड़ी ईमानदारी और शुचिता से काम करते हैं और भारत सरकार की सभी जन कल्याणकारी नीतियों को सब उसको नीचे जनता तक पहुंचाने में निरंतर हम लोग अनवरत लगे रहते हैं। मुझे पूर्ण आश्वस्त है कि हमारे बुंदेलखंड में, विशेष रूप से हमारे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में, सभी सम्मानित लोग बहुत यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भावना के साथ आशीर्वाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। उन्होंने मुझे 2 बार यहाँ से सांसद बनाया, तीसरी बार पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। तीसरी बार भी वो पूरे श्रद्धा के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और हम लोगों का भी जो निरंतर लंबे समय से काम कर रहे हैं उस पर उनका विश्वास है कि हम लोग ना तो दल बदलू हैं, ना विचार बदलू हैं, ना हम लोग कोई कमीशनबाजी, कोई काम, कोई भ्रष्टाचार, जातियों में भेद, इन सब चीज़ों से हम लोग बहुत दूर हैं। ऊपर वाले की कृपा से, हमारे नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा समानता से काम कर रहे हैं। पूरा विश्वास है कि हर बार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमीरपुर के सभी सम्मानित मतदाता बंधु रिकॉर्ड वोट से जिता करके भेजेंगे। आप सर 2014 व 2019 में
हमीरपुर महोबा तिंदवारी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में निर्वाचित हुए हैं। 2014 के लोकसभा निर्वाचन में हमीरपुर महोबा तिंदवारी क्षेत्र में आपने 4,53,884 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के विशंबर प्रसाद निषाद पर 2,66,788 मतों की जीत दर्ज की थी। आपको कुल 46.41% मत प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार से 2019 के लोकसभा निर्वाचन में आपने 5,75,122 वोट प्राप्त करते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार दिलीप कुमार सिंह पर 2,48,652 वोट की जीत दर्ज की थी। आपको कुल 52.77% मत प्राप्त हुए। 2014 के मुकाबले 2019 में 6.36% ज़्यादा वोट हासिल हुए आपको। तो इस बार आपको कितनी उम्मीद है कि कितना वोट प्रतिशत बढ़ सकता है? देखिए, हम लोग हमारी पार्टी की नीतियाँ जी जो जन कल्याणकारी हैं जी, और हमारा नेतृत्व जी जो गंगोत्री के तरीके पवित्र है। जी सर। गंगोत्री के तरीके पवित्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ जी, बिना किसी भेदभाव के आज भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जी, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए योजनाएं बनाते हैं जी। उन जन कल्याणकारी योजनाओं से जो भी हमारे लोग लाभान्वित हुए हैं जी, उनको सबको पता है कि जितना पैसा सरकार भेजती है जी, 100% डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में आता है जी। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, सभी योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंच रही हैं जी, और उसी का परिणाम है जी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जी। कि जब मैं 14 में जब चुनाव लड़ा तब भी मैं पार्टी की नीतियां, हमारा नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का और हमारे कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम जी, इसके कारण से मैं चुनाव यहाँ से जीता। 19 में जो आपने बोला कि 52% से ज्यादा मत प्राप्त हुआ जी, वो भी केवल मुझको मेरी वजह से नहीं प्राप्त हुआ जी, हमारी पार्टी की नीतियां, हमारा नेतृत्व, मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी पर भरोसा जी, निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है जी, और उसके कारण से पूरे देश की जनता बहुत श्रद्धा और आशीर्वाद के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हुई है। उसी का परिणाम आप देख रहे हैं जी। हर दल के जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले लोग हैं जी, किसी भी दल में हों, कितने भी कद्दावर हों, जी, कई बार के मिनिस्टर्स, कई बार के एमपीज, एमएलएज, जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, आप देख रहे हैं जी, लोग मीडिया भले ही बोले कि भगदड़ है, भगदड़ नहीं है। वो लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी दल है और मोदी जी देश को सही दिशा में ले जाकर के भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसलिए सभी दलों के कद्दावर लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मैं, जैसा कि आपने बताया, जब पहली बार 14 में मैं चुनाव लड़ा तो उस समय भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी के प्रत्याशी जो तीनों लोग लड़े थे उन तीनों के बराबर उनका मत अगर जोड़ा जाए तो उतना मत मुझे भी, उससे ज्यादा मत मुझे प्राप्त हुआ था जी। और वर्तमान में जो मुख्य निकटतम प्रतिद्वंदी थे 2-3 पार्टियां, उनसे सबका जोड़ने के बाद भी मुझे ज्यादा मत दिया था हमीरपुर के सम्मानित मतदाताओं ने जी। 2019 में मुझे सपा और बसपा उत्तर प्रदेश में मिलकर के लड़े। हाँ जी, हाँ। और उसमें भी एक बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, उनको चुनाव लड़ाया गया जी। उसके बाद भी हमीरपुर की जनता ने हमारी पार्टी पर भरोसा किया, मेरे ऊपर भरोसा किया और उसके बाद भी उन्होंने 2.5-3 लाख वोटों से जिता करके यहाँ से मुझे भेजा जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मैं इस बात को हो सकता है किसी को अतिशोक्ति लगे जी, क्योंकि मैं बुंदेलखंड के पानी को जानता हूँ, यहाँ की पानीदारी को जानता हूँ। हमारे बुंदेलखंड के लोग कभी भी अगर वो प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलकती है, नाराज है तो नाराजगी भी चेहरे पर झलकती है। हमारे यहाँ लोग स्पष्टवादी हैं, जो बात कहना है मुंह पर बोलते हैं। भले ही मैं 10 साल से सांसद हूँ, अगर उनको मेरी कोई बात खराब लगती है तो वो जनता के बीच में सैकड़ों लोगों के सामने अधिकार के साथ मुझको सबके सामने ये बात बोलते हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। और अगर मुझे 20 लोगों के सामने अगर उन्होंने बोला कि सांसद जी ये काम नहीं हुआ, अगर ये हमको ये दिक्कत हुई, ये कुछ भी हुई, लेकिन जो लोग भी बोलते भी हैं वो लोग अपने उसके बाद और बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में काम हो सकता है। और वो मेरे बारे में भी जानते हैं कि हम लोग बड़ी शुचिता से, बिना किसी भेदभाव के, समानता के साथ काम करने वाले लोग हैं। आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं। अपना उनको पता है कि हमारे सांसद का अपना पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। मैं 10 साल में किसी का भी 10 पैसे का गुनहगार नहीं हूँ।
किसी भी प्रकार का। राजनीति में आप जानते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक लोग, क्योंकि विपक्षी दल भी होते हैं, जी। आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं, हाँ। अनेकों प्रकार के लोग बात भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सभी बुजुर्गों के, सभी पूजनीय माताओं बहनों का, सभी हमारे किसान बंधुओं का, नौजवान भाइयों का, बच्चों का, सभी का आशीर्वाद और विश्वास है, जिसके कारण से सभी लोग ये बात मानते हैं कि हम लोग शुचिता से, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। इसलिए मत प्रतिशत पहले से कई गुना बढ़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि 80%, 90%, 80% की तो गारंटी है, 90% भी मत प्राप्त हो जाए तो उसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं। जैसा हमारे यहाँ का जन समर्थन मिल रहा है, जहाँ जहाँ जाते हैं जन सैलाब उमड़ता है और लोग बड़े प्रेम और स्नेह के साथ आशीर्वाद देते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुझ जैसे छोटे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रचंड बहुमत के साथ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लोग जिताने वाले हैं। जी। माननीय सांसद जी, आपके विपक्षी दलों का कहना है कि यदि भाजपा 2024 में फिर से सत्ता में आती है तो लोकतंत्र और संविधान दोनों खत्म हो जाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो विपक्षी दल हैं वो लोकतंत्र को समाप्त कर चुके थे जी, और तानाशाही उनका रवैया था। जी जी। आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 3 घंटे 4 घंटे बिजली आती थी। हमारे यहाँ गुंडा राज था जी। गलती से किसी ने इंडस्ट्री लगा भी ली थी तो वो उत्तर प्रदेश से इंडस्ट्री को उखाड़ करके जी, बहुत से लोग नीलाम हो जाते थे, बहुत से लोगों की आरसी कट जाती थी जी, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते थे और यहाँ पर अपराध और गुंडा राज था और अपराधियों को सरकारें प्रश्रय देती थी जी। उसका नतीजा था कि यहाँ से उद्योग भाग गया, बिजली मिलती नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, सड़कों की स्थिति जो है आप अच्छे प्रकार से जानते हैं। हाँ जी। किसान को पानी की क्या समस्या थी आप वो भी आप जानते हैं जी। सभी क्षेत्रों में इन्होंने प्रजातंत्र की भी हत्या की, इन्होंने जनतंत्र की भी हत्या की, इन्होंने अपनी जन्मभूमि की भी हत्या की, इन्होंने पूरे बुंदेलखंड के नहीं, अमीरों की भी, गरीबों की भी, व्यापारियों की भी, श्रमिकों की भी, किसानों की, नौजवानों के, सबके सपनों को हत्या करने वाले लोगों को ये बात बोलने का कोई अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि जब जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वो गुप्त मतदान होता है। देश की 140 करोड़ जनता जब मतदान करेगी उस दिन ये परिणाम सामने आ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य था। गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। हाँ जी हाँ। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में आज इंडिया के, भारत के मॉडल की चर्चा हो रही है जी। आज ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि जो यूएस के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला कि अगर विकास देखना है, काम देखना है तो दुनिया के लोगों को भारत में आकर के सीखना चाहिए कि 140 करोड़ की आबादी के साथ कैसे एक विकास होता है। ये विकास का मॉडल पूरी दुनिया को अनुकरण करना चाहिए। मैं समझता हूँ मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने वाले लोग, मैं कोई हल्का शब्द नहीं बोलूँगा, मेरा हम लोगों का स्वभाव नहीं है, हमारी पार्टी का भी स्वभाव नहीं है, लेकिन जो लोग प्रजातंत्र और इसकी बात करते हैं, उन लोगों ने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने हमारे मीडिया के बंधुओं को न्यूज़पेपर नहीं छापने दिए, उन्होंने सभी जितने ईमानदार नेता थे उनको जेलों में ठूंस दिया, उन्होंने तुष्टीकरण के नाम पर अनेक प्रकार की चीज़ें की। हिंदुस्तान में इस प्रकार से उन्होंने काम किया कि हमेशा वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण का काम किया, भ्रष्टाचार किया। और जो लाभार्थी पहले होते थे, आप जानते हैं देश में 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे पुराने टाइम में, मोदी जी के पहले कांग्रेस की सरकार में, सपा बसपा के गठबंधनों की जो सरकारें होती थी, कि 10 करोड़ लाभार्थी देश में ऐसे थे जो जिनका धरती पे जन्म नहीं हुआ था। जिस बेटी का इस धरती में जन्म नहीं हुआ, जिस नाम की कोई बेटी नहीं है, उसके नाम पर भी विधवा पेंशन निकाल करके अपनी तिजोरी भरने का और स्विट्जरलैंड में अपने खाते भरने का, स्विस बैंक के खाते भरने का काम करते थे। इसलिए देश का विकास अवरुद्ध था, देश की स्थिति खराब कर रहे थे। मोदी जी के आने के बाद देश के वासियों का आत्मविश्वास बढ़ा है, 6 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिल रहा है, सभी के घर में बिजली पहुंच गई है, सभी के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, सभी लोगों के यहाँ शौचालय पहुंच गया, सभी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, सभी को, हमारे देश के बहुत से लोगों को, बड़ी भारी संख्या में लोगों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। बहुत हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क आयुष्मान भारत कार्ड से उनको मुफ्त में इलाज मिल रहा है। देश की जनता मोदी जी को अपना परिवार मानती है, मोदी जी पूरे देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। ये लोकतंत्र के
हत्या की बात करने वाले विपक्षी दल, ये लोग, इनकी दुकान नहीं चल रही है, दुकान बंद हो गई है क्योंकि इनकी भ्रष्टाचार की दुकान थी। और जो भ्रष्टाचार की दुकान होती है वो बहुत दिन चलती नहीं है। अपने यहाँ बाजार में भी कोई मिलावटखोरी का काम करता है, उसकी दुकान बंद हो जाती है। गुणवत्ता के साथ जो काम नहीं करेगा, आने वाले भविष्य में उसको हिंदुस्तान की राजनीति से अलग होना पड़ेगा। उसी का परिणाम है कि सपा, बसपा, कांग्रेस जैसे लोग, इनका नामो निशान मिट गया है। उनके कार्यकर्ता 90% जमीनी कार्यकर्ता वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। उन लोगों को कोई प्रचार करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और इंडी गठबंधन केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। सांसद महोदय, आप ऐसे कोई 3 महत्वपूर्ण कार्य बताइए जो आपने अपने संसदीय क्षेत्र में किए हों। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कोई विशेष मांग की है क्या? आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है जी, हम लोगों की आदत नहीं है कि हम लोग अपने मुंह अपनी प्रशंसा करें जी, और ये थोड़ा हमारे यहाँ नैतिकता के मामले में वो उचित नहीं होता है जी। क्योंकि बुंदेलखंड में सभी बुजुर्ग बहुत संस्कार सिखाते हैं और हम लोग संस्कारवान पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। तो कोई भी काम करें और उसका गुणगान करें, ये हम लोगों के स्वभाव में नहीं है। लेकिन आपने अवसर दिया, आपने पूछा, तो बताना मेरी मतलब निश्चित मुझे बताना चाहिए जी। और आपने पूछा है तो निश्चित आप लोगों के समाचार चैनल्स के माध्यम से देश, प्रदेश और क्षेत्र की जनता जी हर चीज़ जानना चाहती है। बहुत लोगों को जानकारी है भी, मैं बता दूं। अगर मैं गिनाऊंगा कि क्या काम हुआ जी, तो शायद मुझे लगता है कि घंटों का समय लगेगा। लेकिन 3 प्रमुख काम मैं आपको बताता हूँ जो कि अगर मोदी जी नहीं होते तो मुमकिन नहीं हो सकता था। ये बात मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में बहुत बड़ा भूभाग है जी। जितना बड़ा इजराइल का भूभाग है, लगभग उतना बड़ा भूभाग हमारे बुंदेलखंड का है। जी जी जी, बिल्कुल। और ये हमारे भारतवर्ष का मध्य क्षेत्र है, बिल्कुल हार्ट। हाँ जी। और भारत का बिल्कुल मध्य केंद्र बिंदु पर बुंदेलखंड है जी जी। और बहुत गौरवशाली परंपरा है। हमारे पूर्वजों ने भी 10वीं 11वीं शताब्दी में यहाँ पर वर्षों तक, शताब्दियों तक, लंबे समय तक उन्होंने यहाँ सेवा की है। उस जमाने में उन्होंने जो जल प्रबंधन का काम किया था, हमारे पूर्वजों ने चंदेल शासनकाल में यहाँ पर 7200 तालाब पोखर वाले नहीं, बड़े छोटे से पॉन्ड्स नहीं, बड़े बड़े तालाब। और आप जानते हैं अपने बुंदेलखंड में जो बड़े तालाब होते हैं इनको सागर के नाम से बुलाया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी तालाब क्यों? क्योंकि 100 हेक्टेयर्स, 200 हेक्टेयर, 500 हेक्टेयर के तालाब, बड़े बड़े तालाब, जब क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत सा उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, हाँ जी, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर जल प्रबंधन अगर उस जमाने में नहीं होता, आज से 1000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ पे जल प्रबंधन पर जो काम किया था, उस पर आज पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर रिसर्च करने आते हैं। हाँ। आज हमारे पूर्वजों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए, कालिंजर का फोर्ट बनवाया। आज पूरी दुनिया के लोग, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो, पूरी दुनिया के लोग खजुराहो आते हैं, वो देखते हैं जी। और केवल वो मंदिर नहीं देखते हैं, केवल कालिंजर का किला नहीं देखते हैं, वो जा करके यहाँ के जो जल प्रबंधन था उस पर भी स्टडी करते हैं। और बहुत से लोग जब यहाँ आते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो लोग उनको बोलते हैं, तो हम लोगों के पास भी आते हैं वो कि भाई आप लोगों के पूर्वजों ने ऐसे बनाया, क्या हुआ? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ। हाँ, लेकिन जितना काम आज से 1000 वर्ष पूर्व हुआ, वो काम आज़ादी के बाद ये काम 50, 60, 70 साल में नहीं हो पाया था। मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय हमीरपुर के सम्मानित हमारे मतदाताओं ने मुझे यहाँ से जो लोकसभा भेजा, जो मुझे जिम्मेवारी सौंपी, और उस जिम्मेवारी के नाते मैंने भारत की संसद में एक, हर एमपी का एक अधिकार होता है एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने का। जी जी। हम लोग उसमें रिजोल्यूशन भी ला सकते हैं, बिल भी ला सकते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से मैं भारत की संसद में मैं बिल लेकर के आया कि यहाँ पर केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया जाए। हाँ जी। केन और बेतवा 2 नदियों को जोड़ा जाए जी। क्योंकि केन पहाड़ी नदी का स्वरूप लेती है। हाँ। पन्ना टाइगर रिजर्व में के एरिया से, पूरे पहाड़ी क्षेत्र से जब वहां से बारिश का समय होता है, बहुत तेज गति के साथ पहाड़ी नदी का रूप लेते हुए बड़ी तेजी से पानी आता है और बाढ़ में तबाही मचा करके लाखों हेक्टेयर हमारे यहाँ के किसानों की जमीनों को तबाही मच जाती थी। और ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से 10 साल में 5 बार कम से कम किसानों को परेशानी होती थी। हाँ। हम लोगों ने इसकी मांग रखी और
उसको कि बाढ़ का पानी एक बड़ा डैम बना करके रोका जाए और उस पानी को ला करके बेतवा में ले जाया जाए। और ये हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मंशा थी कि देश में नदियां जुड़े। और हम लोगों ने बहुत पहले, जब हम लोग छात्र जीवन में थे, तो हम लोग एक बार सांकेतिक यात्रा किए थे 230 किलोमीटर की। हम लोग पन्ना में मंडला से, वहां से केन में, कलश में, मटकी में हम लोग हजारों की संख्या में जल लेकर के और वहां से यात्रा निकालते हुए हम लोग ओरछा गए, बेतवा नदी किनारे। और ओरछा में बेतवा नदी में हम लोगों ने उसको डाला। तब वो बात सांकेतिक हो सकती थी, केवल ध्यान आकर्षित करने की बात थी कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके संज्ञान में आए, जो भी उस समय सरकारें थी, विपक्षी सरकारें, उनके संज्ञान में आए। तो उन्होंने तो कुछ नहीं किया, आदरणीय अटल जी ने किया। लेकिन दोबारा अटल जी को जब दूसरी बार जब सरकार हमारी नहीं बन पाई तो हमारा प्रोजेक्ट रुक गया था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुझको यहाँ से भारत की संसद में जाने का अवसर मिला, तो मैं उसके प्राइवेट मेंबर बिल जब लेके आया, उस पर 9 महीने सदन में चर्चा हुई। हर पार्टी के लोग बोले और मैंने सभी भाषाओं में, देश की सभी भाषाओं में यहाँ की तस्वीरों के साथ ट्रांसलेट करा करके देश की सभी पार्टी के सांसदों को, अधिकारियों को मंत्रालय में वो उनकी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करा करके यहाँ के डॉक्यूमेंट्स, यहाँ की फोटो, यहाँ की सच्चाई को बताने का प्रयास किया। और जब मैं बिल लेकर के आया, मैं बोला तो उसमें सभी लोग बोले, लगभग 40 माननीय सांसद पूरे देश के कोने कोने के हर पार्टी के बोले और उन्होंने मेरी बात का समर्थन किया कि होना चाहिए। और जब ये हुआ तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर मोदी जी नहीं होते तो ये काम नहीं होता। और उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जो देश का पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है नदी जोड़ने का, वो स्वीकृत किया। वो हमारे बुंदेलखंड में स्वीकृत किया और उससे हमारे संसदीय क्षेत्र का एक एक खेत सिंचाई से लाभान्वित होगा। जहां पर नहरों से पानी पहुंच सकता है, नहरों से पहुंचेगा। जो बड़े बड़े तालाब जो हजारों वर्ष से खुदे पड़े हैं, सूखे रहते हैं, उन सभी को कैनाल निकाल करके उनको भरा जाएगा। और मैं समझता हूं जब ये तालाब भरेंगे तो वाटर रिचार्ज होगा। जो कुएं सूख गए हैं उनमें पानी आएगा। जो हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है, वो हैंडपंप भी, उससे भी पानी निकलेगा और किसानों को बड़ी सुगमता के साथ पानी मिलेगा। और जिस दिन पानी मिलेगा, इसीलिए मैंने इजराइल से तुलना की थी, उस दिन हमारा बुंदेलखंड जिस प्रकार से दुनिया में इजराइल का परचम लहरा रहा है, हमारा बुंदेलखंड इजराइल की टक्करी करेगा। आज मेरी बात या अतिशोक्ति लग सकती है, लेकिन आगे आने वाले 25 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट 6 साल में पूरा हो जाएगा, 2030 तक। लेकिन उसके बाद जो हमारी अगली पीढ़ी जब इस दिशा में काम करेगी तो आप देखेंगे हमारा बुंदेलखंड निश्चित रूप से इजराइल को टक्कर देगा, बल्कि इजराइल को मात देने का काम करेगा। नंबर 1 प्रोजेक्ट हुआ, 46,500 करोड़ रुपए आदरणीय मोदी जी ने स्वीकृत किया। दूसरा प्रोजेक्ट आपने बोला कोई 2-3 चीजें बताएं। समय ज्यादा लगेगा, हम लोगों को भी आगे कार्यक्रम है, शायद हमारी आपकी वार्ता पूरी ना हो पाए, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक कानपुर सागर नेशनल हाईवे है, जो कानपुर से सागर तक नहीं, केवल भोपाल से लखनऊ को भी जोड़ता है। और अगर बोले तो महाकाल से अयोध्या को भी जोड़ता है। तो जो भी तीर्थयात्री महाकालेश्वर से अयोध्या जाना चाहते हैं, इन दोनों महाधामों को जोड़ने के लिए हम लोग लंबे समय से मांग करते थे कि रेलवे की भी कनेक्टिविटी हो, हाईवे का 4 लेन हो। वो मोदी जी के टाइम पर वो 4 लेन स्वीकृत हुआ। हमारे यहाँ सपा बसपा की सरकारों में भ्रष्टाचार के कारण से जो आकंठ डूबी थी, जो कबरई से कानपुर, जो पूरे आधे प्रदेश में यहाँ से ग्रिड और रिवर सेंट, ये दोनों के लिए लगभग 10,000 ट्रकों से पूरे देश के निर्माण में हमारे क्षेत्र से जो मतलब माइनिंग होकर के मिनरल्स जो जाते हैं, जो यहाँ से जाता है, उस पर दिन भर जाम लगा रहता था, रोज दुर्घटनाएं घटती थी। और ये एक बीओटी प्रोजेक्ट पर बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर जो स्कीम होती है, उसके तहत एक किसी कंपनी को उस समय की सरकारों ने, ईश्वर जाने उन्होंने 100 करोड़ 50 करोड़ जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, उन्होंने जो भी किया हो, अपना खजाना भरा हो, घर भरा हो, लेकिन बहुत से हजारों लोगों के, मेरे संसदीय क्षेत्र के परिवारों के घरों के दीपक बुझा दिए। कोई बच्चा अनाथ हो गया, किसी माँ का बेटा नहीं रहा, किसी के पति नहीं रहे, किसी के भाई नहीं रहे। रोज हमारे यहाँ दुर्घटनाएं घटती थी। मैं इस बात को भारत की संसद में लगातार लंबे समय से उठा रहा था, लेकिन उनका एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट के आधार पर वो कंपनी कोर्ट में जा सकती थी, वो बताने नहीं दे रहे थे। वो 2030 तक काम वो होता। मैं निरंतर लगा रहा, वर्षों लंबे समय तक मैंने उस पर मेहनत की। देश के आदरणीय हमारे
परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी जो बड़े तेज काम करने के लिए उनकी प्रशंसा देश में होती है, उन्होंने उनसे मेरी कई बार बात हुई और उन्होंने मेरी बात को जब मैं लगातार लगा रहा तो उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया। और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी की कृपा से और मोदी जी की सरकार के कारण से 130 किलोमीटर का एक ग्रीन हाईवे, जो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे तो ग्रीन हाईवे बन जाते हैं कि अलग जगह से, वो एक ग्रीन हाईवे 130 किलोमीटर का स्वीकृत हुआ, जो कि लगभग 8,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। एक भी शहर से वो नहीं निकलेगा, शहर के पीछे पीछे निकलेगा। कबरई का शहर मार्केट बचेगा, मौधा का मार्केट बचेगा, भरुआ सुमेरपुर का मार्केट बचेगा, हमीरपुर जो हमारा संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है, बेतवा और यमुना नदी के बीच में बसा है, वहाँ जो ट्रैफिक जैम की स्थिति थी उसको बचाते हुए पीछे से आगे से एक अलग से वो बनेगा और घाटमपुर के बाहर से होते हुए सीधे कानपुर में एक 4 लेन एक्सप्रेस वे जुड़ेगा, जो मेरे ख्याल से किसी भी नेशनल हाईवे के लिए एक अद्वितीय बात है। जैसे दिल्ली से मुंबई एक ग्रीन हाईवे बनाया गया है, उसी तर्ज पर कबरई से लेकर कानपुर तक भी 123 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ सभी झांसी से मानिकपुर और खेराड़ा से कानपुर तक 411 किलोमीटर का रेलवे का दोहरीकरण का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम और सभी स्टेशनों का, सभी रेलवे के दिशा में जो भी काम हुआ है वो आप जानते हैं। इस बात के लिए हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सभी सम्मानित मतदाता बंधु, हमारे नौजवान, यहाँ तक कि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता भी ये बात बोलते हैं कि ये मोदी जी के जमाने में ही संभव था और मोदी जी के कारण से ये पूरा श्रेय क्षेत्र की जनता मुझे देती है कि केन बेतवा मिला, हम लोगों को एक अलग से ग्रीन हाईवे मिला, हम लोगों को एक पूरा रेलवे की एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिली और हम लोग खैराड़ा में हम लोग अलग से एक लूप लाइन रेलवे की बन रही है, एक महोबा से खजुराहो लाइन के लिए भी एक लूप लाइन बन रही है। बहुत अद्वितीय काम हुए हैं। आपने 3 काम कहे, मैंने गिनाए, शायद अगर मैं पूरे काम गिनाऊंगा तो मेरे ख्याल से 3 दिन का भी समय कम पड़ेगा। मोदी जी ने जो काम किया है वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। मैं इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, देश की जनता जानती है। महोदय, एक संसद सदस्य के रूप में आपको सरकार से क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, एक सांसद होने के नाते अपनी संसदीय जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए हर सांसद को, हर विधायक को, हर जनप्रतिनिधि को कुछ ना कुछ चीजें सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है। जब हम लोग दिल्ली में सदन में रहना है तो वहां पर सरकार की तरफ से, लोकसभा की तरफ से आवास उपलब्ध कराया जाता है। हम लोगों को रेलवे में जब भी जाना है रिजर्वेशन की सुविधा होती है, जिसका कि पेमेंट भारत की लोकसभा करती है, रेलवे डिपार्टमेंट। तो ये भी सुविधा होती है। संसदीय क्षेत्र में हम लोगों को वेतन भी मिलता है, एक्सपेंसेस मिलते हैं कि अब भले ही वो जो भी चीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग शुचिता और ईमानदारी से जब काम करते हैं तो वो हम लोगों के लिए वेतन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है जो दूसरी सरकारों में जो जनप्रतिनिधिगण भ्रष्टाचार करते होंगे उनको लगता होगा कि वेतन बहुत कम है, भत्ते ना के बराबर हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत वेतन है, बहुत भत्ते हैं, क्योंकि हम लोग जब ईमानदारी से काम करते हैं तो हम लोगों के कोई खर्च नहीं है, हम लोग कोई उपटांग का काम नहीं करते, हम लोग किसी को किसी प्रकार का ना किसी से 1 नया पैसा लेते हैं, ना किसी को 1 नया पैसा देते हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोगों को वेतन और भत्ता मिलता है उससे हम लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। ये निश्चित रूप से एक सांसद को जो सुविधा मिलती है महत्वपूर्ण है। हम लोगों को संसदीय क्षेत्र में गाड़ी भी मिलती है, एक गाड़ी। लेकिन आपको जानकारी है, मैंने पिछले पूरे 5 साल में एक भी दिन सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं किया। मैंने एक भी दिन गाड़ी का उपयोग नहीं किया। ये तो सर अच्छी बात है। हाँ, नहीं किया। और हम लोगों को और भी कई सुविधाएं मिलती हैं, हम उन सुविधाओं को नहीं लेते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग आदर्श स्थापित करें कि हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग आदर्श स्थापित करें कि कम से कम खर्च करने वाले सांसदों की सूची में भी मेरा नाम हो। जैसे आज देश में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने वाला सांसद हमीरपुर के सांसद के नाते मुझे इसका जो इसका क्रेडिट जाता है वो हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता को जाता है। हमीरपुर की संसदीय क्षेत्र की जनता ने हम लोगों को अवसर दिया और उस अवसर के कारण से आज तक देश में जितने मुद्दे
मैंने सांसद के नाते अपने भारत की संसद में उठाए हैं, इतने मुद्दे आज तक किसी ने नहीं उठाए। इस बात के लिए मुझे अनेकों बार अनेकों संस्थाओं द्वारा, लोकसभा द्वारा सम्मानित किया गया। इस बात के लिए हुआ, मैं सोशल मीडिया में नहीं डालता हूँ, लेकिन कहीं से दिल्ली से न्यूज लगी, टीवी चैनल में आया, तो देश में आप जानते हैं सोशल मीडिया में जानकारी लग जाती है, इसलिए चर्चा का विषय है। तो मैं एक तरफ केवल ये नहीं कि मैं मुद्दे सबसे ज्यादा उठाऊं, सबसे ज्यादा विकास मैंने कराया अपने क्षेत्र में, इतिहास गवाए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मुद्दे मैंने उठाए, आज के पहले किसी ने नहीं उठाए, और सबसे कम खर्च करके मैं राजनीति करता हूँ। मैं सबसे कम खर्च में, कम से कम पैसे में हमारा चुनाव हमारे कार्यकर्तागण लड़ते हैं, मैं कभी भी। और मैं चाहता हूं कि जो हमको सुविधा मिलती है, कम से कम न्यूनतम सुविधाओं के साथ मैं काम करूं, और उसमें भी हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का नाम रिकॉर्ड में नंबर 1 पर हो। इस दिशा में मैं अपना संकल्प लेकर काम करता हूं। अगर सर आप तीसरी बार जीतते हैं और एनडीए की सरकार बनती है, तो क्या इस बात की संभावना है कि आपको मंत्री बनाया जा सकता है? मंत्री बनाए जाने के बारे में बुंदेलखंड की लगातार उपेक्षा की जाती है। नहीं, पहली बात, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। मैं तो सांसद बनने के लिए भी नहीं आया था जी कि मैं कभी सांसद बनूंगा जी। मैं किसी राजनीतिक परिवार से भी नहीं आता हूँ जी कि मुझे राजनीति विरासत में मिली हो। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं विधायक सांसद बनने के लिए मैं राजनीति करूंगा, लेकिन भारत माता के लिए, माँ भारती की सेवा के लिए, और निश्चित रूप से हमारा सनातन धर्म ये बहुत श्रेष्ठता से काम करे, जो हमारी ऋषियों मुनियों की परंपरा है उसके आधार पर हो, हमारे देश में भाईचारा हो, सब लोग प्रेम से रहें। जो लोगों ने, क्षेत्रीय दलों ने जातीयता का जहर घोला था, तो मैंने ये सोच करके मैं राजनीति में आया था कि हम लोग जब काम करेंगे तो आपसी भेदभाव को मिटाने का काम करेंगे। जातियों के बीच में जो दीवार खड़ी करने वाले लोग हैं उनको बेनकाब करेंगे और जातियों के बीच की दीवार को ढाएंगे। और मुझे बहुत संतोष है, बड़ी प्रसन्नता है कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूं और जब सभी लोग बोलते हैं कि सांसद जी जितनी ईमानदारी से आपने काम किया, जितने बड़े मन से आपने काम किया, जात बिरादरी की जो लोग भेद करते थे, इसको जैसे पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में टूटा है, आपने अपने संसदीय क्षेत्र में और तेज गति के साथ वो भी अपनी जिम्मेवारी को मोदी जी के मार्गदर्शन में उसको निभाने का प्रयास किया। तो मैं मानता हूं कि हम लोगों ने इस बात किया। हम लोगों को जो भी जिम्मेवारी पार्टी देती है हम लोग वो करते हैं। पार्टी टिकट ना भी देती है, मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। उम्र भले ही मेरी 50 वर्ष है, लेकिन पार्टी ने मुझे युवा अवस्था में यहाँ से विधानसभा भी लड़ाया है। हाँ, जी। और मैं 2 बार मैं यहाँ से सांसद रह चुका हूँ। तीसरी बार फिर पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हम लोग ये सोच के काम नहीं किए कि हम लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, कि मंत्री बनेंगे, कि क्या बनेंगे। हम लोग का इससे कोई नहीं। और आपको लग सकता है, ये राजनीतिक लोग बोल सकते हैं कि ये बनावटी बात है, ये है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अंतर्मन से बोल रहा हूँ। हम लोगों के मन में कोई भी इस प्रकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारा नेतृत्व जानता है, और मैं अपने नेतृत्व का बहुत सम्मान इसलिए भी करता हूँ कि मैं आपको बताऊंगा तो आपको अविश्वास होगा। लोग दूसरे दलों में पैसे लेकर के टिकट बेचे जाते हैं, और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि हम लोग, मैं इस बार अपने वरिष्ठ नेतृत्व के पास में जाकर के ये भी नहीं बोल पाया कि भाई साहब मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जितने पार्टी के कार्यक्रम थे सभी कार्यक्रमों में हम लोग व्यस्त थे। हम लोगों ने सोचा, हम लोग गीता को मानने वाले लोग हैं, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। हम लोगों ने काम किया, और किसी भी अपने प्रदेश, क्षेत्र और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी से बिना हम लोग मिले भी नहीं। उसके बाद भी पहली सूची में उन्होंने विश्वास प्रकट किया। तो हम लोगों की और जिम्मेवारी बढ़ती है, और जितनी शुचिता हो सकती है, जितनी पवित्रता हो सकती है, और बिल्कुल बड़े संतोष के साथ, बड़े बड़प्पन के साथ हम लोग काम करें। मंत्री पद, ये कोई पद लगातार किसी के पास रहता नहीं है। मान लीजिए मुझे पार्टी प्रत्याशी ना बनाती, मैं पूर्व सांसद हो जाता, तो भी जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ता, मैं उसके लिए ऐसे ही काम करता जैसे आज मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि यही मेरी पार्टी की पहचान है, यही मेरी पहचान है। हम लोग विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि अगर मैं यहाँ से सांसद बाई चांस नहीं बनता, तो कोई भी यहाँ पर सांसद होता, तो मैंने, क्योंकि मुझे लंबा अनुभव है, रात दिन मैंने अध्ययन किया, बहुत स्टडी की, डीप स्टडी की, जानकारी ली। उस अनुभव का फायदा जो भी होता, हम लोग यहाँ से लिख करके उसको बोलते कि आप सदन में ये बात उठाइए, क्योंकि हम सभी लोगों का, राजनीतिक लोगों का कॉमन एजेंडा होता है कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में अमन चैन हो। निश्चित रूप से हम लोग करते, इसलिए हम लोगों का और कोई भाव नहीं है कि हम लोगों को कोई पद मिले, कि कोई प्रतिष्ठा मिले, कोई सम्मान मिले, इसकी भूख नहीं है। जो पार्टी ने
जो हमारे क्षेत्र के लोगों ने जो दे दिया ये बहुत दे दिया, हमको हमारी क्षमता से ज़्यादा देने का काम किया जी। संसद में आप उन सांसदों में सम्मिलित हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कराई है और विभिन्न चर्चाओं में भाग लिया है, इसकी कोई खास वजह रही है क्या? देखिए, हम लोग जिस काम के लिए भेजा गया है जी, हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने जी, जैसे किसी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराया जाता है जी, तो अपेक्षा की जाती है कि वो पढ़ाई करे और टॉप करे। जी, तो मुझको भी यहाँ के लोगों ने जो हमारे पिता तुल्य हैं, जी, जी, उन्होंने बच्चा समझ करके, जी, जो भाई के समान है उन्होंने छोटा भाई बड़ा भाई समझ करके, जी, जी, जो भाई हमारी माताएं बहनें हैं उन्होंने भी अपना बेटा और भाई समझ करके, जी, और जो बच्चे हैं उन्होंने अपना चाचा समझ करके, ताऊ समझ करके, जिस प्रकार से भी उन्होंने हमसे अपेक्षा की जी, मैंने उसको बखूबी निभाया। क्योंकि मुझको यहाँ से भारत की संसद में जब भेजा है जी, तो मेरे अलावा वहाँ पर जा करके कोई दूसरा तो मुद्दा उठाएगा नहीं। हाँ जी, जी, मुझको ही उठाना पड़ेगा। जी, जी, जी। और अगर मैं अपने स्वार्थ में अपना कोई पर्सनल एजेंडा लेकर के जी, मैं दूसरे कामों में लिप्त रहूंगा, अगर किसी लालच में, ऐशो आराम में जी, या किसी भी छोटे मोटे काम में अगर मैं लगूंगा तो ये अन्याय होगा जी, और प्रजातंत्र के लिए भी अच्छा नहीं होगा, जी, जी, हमारी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा, मेरी आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैंने सोच करके जिस स्कूल में मेरे क्षेत्र के लोगों ने एडमिशन कराया, और आप जैसा जानते हैं संतोष जी कि हमारे स्कूल के हेडमास्टर बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। आदरणीय मोदी जी हम लोगों के जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं। उन्होंने पिछले 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। हाँ जी, जब से प्रधानमंत्री है तब से देश के लोग जानते हैं, जब से मुख्यमंत्री रहे तो गुजरात के लोग जानते थे, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पिछले 30 साल 35 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। हमारे जिस नेतृत्व ने एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया, आज इस आयु में भी हम सब लोगों से ज्यादा फुर्ती, ज्यादा विचार, ज्यादा तपस्या वो कर रहे हैं, देशवासियों के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इस बात को लेकर के लगातार निरंतर उठाएं। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जिस स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया, हमीरपुर के संसदीय क्षेत्र के लोगों ने जिस पुष्पेंद्र चंदेल का एडमिशन कराया था, वो भारत की संसद में मुद्दे उठाने के मामले में उसने टॉप किया, अव्वल आया। आप कुछ भी कहें, ये आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा स्वभाव अपने आप बताने का नहीं। मेरा सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जनप्रतिनिधि का जनता के साथ ज़्यादा संवाद स्थापित होना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को सुना जा सके। आप अपनी जनता से किस प्रकार संवाद स्थापित करते हैं? देखिए, बुंदेलखंड में बहुत बड़ा भूभाग है। हाँ जी, आपका निर्वाचन क्षेत्र भी काफ़ी बहुत बड़ा है। 3 जिलों में हमारा संसदीय क्षेत्र है जी। बुंदेलखंड में आप जानते हैं एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तो कुछ होंगे, हाँ। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है। जी जी जी। और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। हमारे पूर्वांचल में जी जितना बुंदेलखंड में एक लोकसभा होती है, इतने में पूर्वांचल में 6-7 लोकसभा क्षेत्र आ जाते हैं। हाँ, उनको कम ट्रैवल करना पड़ता है। जी। हम लोगों का समय यात्राओं में ज्यादा लगता है। जी। नदियां हैं, पहाड़ हैं। हम लोगों का पूरे संसदीय क्षेत्र में आने जाने में दिन भर हम लोग एवरीडे जी हम लोग 600-700 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं जी। और निश्चित रूप से आप जानते हैं उसके बाद भी हम लोगों का निरंतर, क्योंकि कार्यकर्ताओं की, हमारे पदाधिकारियों की बहुत बड़ी तपस्या है जी। हमारे नेतृत्व की, हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जी। आज मुझसे लापरवाही हो सकती है लेकिन हमारे नेतृत्व से लापरवाही नहीं हो सकती जी। नीचे से लेकर ऊपर तक निरंतर काम होता है। हम लोग लगातार संवाद में रहते हैं। अब हम लोगों का सौभाग्य है 100% जनप्रतिनिधि सभी हमारे सम्माननीय 5 विधायक जी, सभी हमारे सम्माननीय 3 जिला पंचायत अध्यक्षगण जी, समस्त हमारे ब्लॉक प्रमुख गण, सभी चेयरमैन जी, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उनके सबसे मिल करके हम लोग निरंतर सबसे संवाद में है, काम कर रहे हैं। और हम लोग बहुत सभी लोगों के लिए हम लोग सहज सुलभ हैं, निरंतर हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और उसके बाद भी मन में एक असंतोष रहता है कि शायद हम लोग कुछ और बेहतर कर पाएं। जब लोगों के कोई सुख और दुख में शामिल होने का मन होता है, एक ही दिन में आप जानते हैं सैकड़ों शादियां होती हैं। हाँ जी। हम लोग सुबह से लेकर रात तक राउंड द क्लॉक 24 घंटे जब शादियों में जाना चाहते हैं, उसके बाद भी अगर 25 निमंत्रण में हम लोग हो लिए और अगर 50 छूट गए तो हम लोगों को 25 में शामिल होने का संतोष नहीं होता है, 50 निमंत्रण छूटने का उसका कष्ट जरूर होता है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को होना भी चाहिए, क्योंकि जब सभी लोग, जैसे अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझसे ज्यादा
कई गुना ज़्यादा परिश्रम हमारे कार्यकर्ता गण कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं। इतनी फसल की कटाई का मौका चल रहा है, उसके बाद भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर हम लोगों के यहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों की जिम्मेवारी भी है, हम लोग करना भी चाहिए। आपको सर जो शिकायतें आवेदन प्राप्त होते हैं उनके आधार पर संबंधित अधिकारियों को आप निर्देश देते होंगे, शिकायत निपटान को कैसे ट्रैक करते हैं कि शिकायत आवेदन का समुचित निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, हम लोगों के कार्यालय चलते हैं जी, और सभी जगह हम लोग उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं जी, और जो भी चीज़ें हम लोगों के स्तर की होती हैं जी, भारत सरकार से संबंधित 100% आवेदन जी, उस पर 100% क्रियान्वयन होता है, पत्राचार होता है जी, जाकर के हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं, लगते हैं। जो प्रदेश स्तर के जो मैटर होते हैं जी, वो हमारे सभी माननीय विधायक गण लोग हैं जी, उन लोगों को, और अगर मान लीजिए हमारी भी आवश्यकता हुई तो हम और सभी हमारे माननीय विधायक गण हम लोग मिल करके प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी मतलब मंत्रालयों के प्रमुख सचिव वगैरह के यहाँ जाकर के उस बात को रखते हैं हमेशा। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मैटर्स होते हैं उनको हम लोग तीनों जिलों के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा एक कोऑर्डिनेशन टीम है, वो कोऑर्डिनेट करती है और उन लोगों को पूरी सुविधाएं और उनको न्याय दिलाने का काम करती है। माननीय सांसद जी, आपके पड़ोस के जिले चित्रकूट में जनसंघ के एक बड़े नेता की कर्मस्थली रही है, उनका नाम था चंडिका दास अमृतराव देशमुख, नानाजी देशमुख जी, जिन्हें आप सभी प्यार से नानाजी देशमुख कहते हैं जी। आपको इनके साथ कार्य करने का क्या कभी मौका मिला? इनसे कोई बात सीखने को मिली? देखिए, हम लोगों की बहुत वरिष्ठ थे हमारे आदरणीय नानाजी देशमुख जी, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मैं कहूँगा तो छोटे मुँह बड़ी बात होगी जी, लेकिन उनसे प्रेरणा लेने का मौका निरंतर मिला जी। उनसे प्रेरणा लेकर के देश के लाखों नौजवान जी आज माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं जी, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उनको भारत रत्न मिला जी। भारत रत्न आदरणीय नानाजी देशमुख जी ने जी, उन्होंने पूरा जीवन जी जनसंघ के लिए हमारी विचारधारा के लिए लगाया जी, और केवल जीवन नहीं लगाया जी, उन्होंने बुंदेलखंड को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना जी जी। ये छोटी बात नहीं है जी, जी। भगवान राम जी को 14 वर्ष का जब वनवास हुआ तो उसमें वो 12 वर्ष बुंदेलखंड में उन्होंने बिताया जी, और कभी उनको दिक्कत नहीं हुई। और नानाजी देशमुख जी ने अवकाश लेने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि जो लोग बोलते हैं कि हम रिटायरमेंट हो गया, लोग 60 वर्ष में रिटायर मानते हैं जी। नानाजी देशमुख जी ने 60 वर्ष के बाद से लेकर के 93 वर्ष की उम्र तक 33 वर्षों तक निरंतर जो काम किया, पूरे देश की सेवा की, सब समाज की सेवा की, क्षेत्र की सेवा की, मैं समझता हूँ अनुकरणीय है। उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। आपको सर कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ कुछ काम करने का मौका मिला है क्या? मुझे पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व सभी के लिए सभी के बीच में जाने का, सीखने का मौका मिला। यह थे हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, हमीरपुर महोबा तिंदवारी क्षेत्र के बीजेपी कैंडिडेट। पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना बेशकीमती वक्त दी 4 न्यूज़ पोस्ट को दिया। आप देख रहे थे दी 4 न्यूज़ पोस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया।